Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एमसीक्यू सीरीज़ को चालू किए हैं एंड उसको हम उस सीरीज़ में हम लोग सारे एमसीक्यूज़ को चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, वो सारे कंप्लीट कर लिए। चाहे वो हमारा यूईटी था, चाहे डीडीयू था, चाहे एलयू था, कहीं से भी अगर इंडियन इकोनॉमी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था उन दो चैप्टर को लेके, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देख के आइए एंड देन आफ्टर आप यहाँ पे आइएगा। सेम उसी तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे या फिर जो भी पास्ट ईयर पेपर थे जो किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए थे, वो सारे क्वेश्चंस को लेके मैं आ चुका हूं और इस वीडियो में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एंड जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, क्या है कि जैसा आप लोग, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ूंगा और आपको दोनों लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी। जिसको इंग्लिश ना समझ में आए वो हिंदी में देख ले और जिसको हिंदी ना समझ में आए वो इंग्लिश में देख ले। एंड यस, वन थिंग मोर, आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। देखिए क्या है, मैंने आपको जैसे कि हर वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में भी वही बात रिपीट करूंगा। आपका जो क्वेश्चन आज सही हो रहा है वो डेफिनेटली आपका सही होगा, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम आज दें, चाहे कल दें, चाहे परसों दें, चाहे नरसों दें, चाहे कभी दें। लेकिन जो ऑप्शन आपका गलत हो रहा है आप उसको कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आपका जब एंट्रेंस एग्जाम हो उस दिन अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उस दिन आप गलत करके ना आए एंड उसको रिवाइज करते रहिए। इस सेशन के बाद मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको जो भी देखना है आप इससे देख सकते हो। आपको नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको देखिए, मैं अपनी तरफ से हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा आपको, चाहे नोट्स हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, चाहे पेपर हो, चाहे कुछ भी हो। मैं अपनी तरफ से जितना भी कर सकता हूँ मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको बस जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप करिए, बस जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका 50% भी कर दीजिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम इजीली निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने करके देखा है और कई बच्चों का एडमिशन ऐसे होते हुए देखा है, दैट्स वाई मैं आपसे ये क्या बात कह पा रहा हूँ। बातें कई ज़्यादा हो गई, शुरू करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को, हमारी टेस्ट के ये एमसीक्यू सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को कि ओइंग टू टेक्निकल रिफॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टेंडेड टू, यानी कि तकनीक सुधार के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की वृद्धि हुई है। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था तो हमारे जो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें इतनी टेक्निकल रिफॉर्म नहीं आया था। हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम बढ़िया नहीं था, हम पानी खेत को सींच नहीं पाते थे समय से। जब हमें खेत में पानी सींचना होता था तो हम सींच नहीं पाते थे। क्यों नहीं पाते थे? क्योंकि हमारे पास इरिगेशन सिस्टम उतना बढ़िया नहीं था, हमारे पास ट्यूबवेल नहीं था, हमारे पास बोरिंग नहीं थी जिससे हम खेत में पानी चला सकते थे, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा किस पे रिस्पॉन्सिबल थे? हमारे यहाँ बारिश पे रिस्पॉन्सिबल थे कि अगर हमारे यहाँ बारिश होगी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़िया होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी खेती बाड़ी उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी। तो पूरा उस समय ब्रिटिश रूल में हमारा पूरा जो हम डिपेंडेंट थे वो किस पे थे? नेचुरल पे थे, नेचर पे थे, कि अगर हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो हमारा प्रोडक्शन होगा, बारिश नहीं हो रही है तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन जब हमारे यहाँ टेक्निकल रिफॉर्म आया, हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम आया, हमारे यहाँ ट्यूबवेल बने, बोरिंग्स बने, तो उसके कारण जो हमारी प्रोडक्शन था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? ये बेसिक क्वेश्चन यही पूछा है आपसे। तो आप अब तक बता लिए होंगे कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी टेक्निकल रिफॉर्म आने के बाद। तो आई होप आप सभी ने आंसर बता दिया होगा। तो उसका आंसर है यस, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। राइज यानी कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। रिमेन कांस्टेंट हमारे यहाँ कांस्टेंट नहीं रही थी, उसमें वृद्धि हुई थी। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हो गया है फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रेफर्स टू, यानी कि जोत का समेकन संदर्भित करता है कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड इनटू अनफाइल्ड होल्डिंग, यानी कि बिखरे हुए एकीकृत जोत में रूपांतरण करना। टेक ओवर स्मॉल होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा छोटे जोतों पर कब्जा करना। प्रोविजन ऑफ इनपुट फॉर हायर आउटपुट, यानी कि उच्च उत्पादन के लिए आदानों का प्रावधान, या ऑल ऑफ दीज। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रेफर्स टू, यानी कि जोत का समेकन संदर्भित करता है। जोत क्या बेसिकली, जब हमारे यहाँ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया ये बात कि उस समय क्या था, ब्रिटिश रूल में
जो लैंड होल्डिंग थी वो ठीक नहीं थी। कई मान लीजिए कोई फार्मर है, उसका एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा यहाँ है, छोटा सा ज़मीन का हिस्सा यहाँ है, छोटा सा ज़मीन का हिस्सा यहाँ है, छोटा सा यहाँ है, 5 किलोमीटर दूर छोटा सा यहाँ है। तो उसको अगर खेती करना रहता था तो वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड थे, तो एक जगह से उससे खेती की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ पाती थी। अगर उसके मान लीजिए खेत में अगर इरिगेशन यानी पानी ही चलाना है तो भी उसको पहले यहाँ चलाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या था कि जो बिखरे हुए लैंड थे उनको एक जगह कर दिया गया, यानी कि चकबंदी। चकबंदी बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि आपका जो कहीं भी खेत हो उसको एक जगह ला दिया जाता है, उसको ही कहते हैं चकबंदी। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रेफर्स टू, तो उसमें हुआ क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग लैंड होल्डिंग में क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था। तो जो बिखरे हुए खेत थे उनको एक जगह एकत्रित कर दिया गया था किसी आदमी का। अगर हर जगह इधर इधर उधर उधर खेत है तो उसको एक जगह लाकर समापन कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है यूज ऑफ, एक सेकेंड, हाँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यहाँ पे यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू, यानी कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से होता है। हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेत में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या होता है, राइज इन फेलोइंग, यानी कि हमारा जो फेलोइंग था उसमें राइज होता है, हमारे जो फेलोइंग था उसमें गिरावट आती है, या राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, भारत में हरित क्रांति की विशेषता है। भारत में हरित क्रांति कब आई थी, इसको एक डेट है, इस कौन से ईयर में आई थी उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये सारे कुछ रेवोल्यूशन से किस किस ईयर में ये आए थे, किससे इनका रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, भारत में हरित क्रांति की विशेषता है, क्या विशेषता है, सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि फसल उत्पादकता में सहायता है, सब्सिस्टेंट राइज इन एकर, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, यानी कि फूड खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, और लास्ट ऑप्शन जो है मैकेनिज्म इन एग्रीकल्चर, मैकेनिज्म इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में मशीनीकरण। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका जो मेन आंसर है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो है आपका मैकेनिज्म इन ऑफ एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति की कौन सा लिमिटेशन है, अनइवन स्प्रेड, यानी कि असमान फैलाव, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, यानी कि फार्मर्स आउटलुक में चेंज आना, किसान की सोच में बदलाव आना, मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर है यहाँ पे ऑप्शन, और लास्ट में है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन सा यहाँ पे लिमिटेशन है, कौन सी उसकी ड्रॉबैक है एक तरह से, तो अनइवन स्प्रेड है, चेंज इन यानी कि असमाव फैलाव है, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक यानी कि किसान की सोच में बदलाव, मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का मशीनीकरण है, और लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, यानी कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, अनइवन स्प्रेड है। तो जो अनइवन स्प्रेड है वो इसका करेक्ट आंसर है, उसका करेक्ट लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे हमारे सामने, मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीएबल लैंड होल्डिंग दैट कैन बी इंडिविजुअल और फैमिली कैन होल्ड इज कॉल्ड, यानी कि खेती योग्य भूमि का अधिकतम आकार जो एक व्यक्ति या परिवार धारण कर सकता है वो क्या होता है, भूमि, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, फैलो लैंड, कोऑपरेटिव फार्म लैंड। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड सीलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड सीलिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आईपीआर 1956 है लेड एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ, आईपीआर 1956 इंडियन पॉलिसी रेवोल्यूशन की भूमिका पर, किसकी भूमिका पर जोर था, आईपीआर हमारा जो था वो किसकी भूमिका पर जोर था,
प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। पब्लिक सेक्टर पे की भूमिका पर जोर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु उद्योग की एक विशिष्ट विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उद्योग की एक विशिष्ट विशेषता है। एसएसआई इज अ लेबर इंसेंटिव, यानी कि एसएसआई एक श्रम असंवेदनशील है। एसएसआई शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एसएसआई स्थानीय लचीलापन दिखाता है। एसएसआई इज अ कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि एसएसआई पूंजी गहन है, या बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। Which of the following typical is a typical characteristic of a small scale industry, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु उद्योग की एक विशिष्ट विशेषता है। एसएसआई इज अ लेबर इंसेंटिव, यानी कि एसएसआई एक श्रम असंवेदनशील है। एसएसआई इज अ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, एसएसआई स्थानीय लचीलापन दिखाता है। एसएसआई इज अ कैपिटल इंसेंटिव, या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल एसएसआई में इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, यानी कि लघु उद्योग में निवेश की सीमा क्या है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा, या 10 करोड़ 20 करोड़ से कम। तो ये इंडिपेंडेंस के आसपास या फिर 1991 के आसपास की बात की जाए तो ये 5 लाख था। कितना था? 5 लाख था। पर अब कितना हो गया? अब ये जो है हमारा लेस देन 10 करोड़ है। कितना है? सॉरी, ग्रेटर देन 10 करोड़ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन पीरियड 1951 एंड 1990 फोकस ऑन, यानी कि 1950 से लेके 1951 से लेके 1990 तक की अवधि के बीच विकास की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि आयात प्रतिस्थापन। एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात प्रोत्साहन। लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका, या बोथ ए एंड सी। तो किस पे किया गया था? बोथ ए एंड सी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच द बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू, यानी कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मूल विचार था इंश्योर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल निवेश सुनिश्चित करें। प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को बढ़ावा देना। इंकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंकरेज इंडस्ट्री इन द बैकयार्ड एरिया ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना था। किसका? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि लघु उद्योग की विशेषता निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। एसएसआई इज अ लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, यानी कि एसएसआई श्रम असंवेदनशील और रोजगार के अनुकूल है। एसएसआई शो लोकल लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एसएसआई स्थानीय लचीलापन दिखाता है। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एसएसआई में स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगता है। या एसएसआई, ये मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे। तो बेसिकली एसएसआई क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लघु उद्योग की विशेषता निम्नलिखित में से किस द्वारा होती है। एसएसआई श्रम संवेदनशील और रोजगार के अनुकूल है। एसएसआई स्थानीय लचीलापन दिखाता है। एसएसआई छोटा निवेश की जरूरत है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिलाई ऑन, यानी कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति किस पर निर्भर करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी कि निर्यात प्रोत्साहन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि आयात प्रतिस्थापन। बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर होगा? यानी कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर निर्भर करता है। अंतर्मुखी व्यापार यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिलायज ऑन, किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है ये?
तो ये निर्भर करता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर। किस पर निर्भर करता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली राइज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि व्यापार संरक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा साधन घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की कीमत को बढ़ाता है? इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। यानी कि व्यापार संरक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा साधन घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की कीमत को बढ़ाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोडक्शन डायरेक्टली राइज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। व्यापार संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सा साधन घरेलू अर्थव्यवस्था की प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की कीमत को बढ़ाता है? इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। तो कौन सा बढ़ाता है? इंपोर्ट टैरिफ, यानी कि आयात शुल्क। जो आयात शुल्क है वो व्यापार संरक्षण में साधन घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की कीमत को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इंपोर्ट टैरिफ। जो उस पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, वो उसकी प्राइस या कमोडिटी की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देता है। क्या? इंपोर्ट टैरिफ। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री विल बी क्लासिफाइड अंडर सनराइज इंडस्ट्री प्रायर टू 1991? ओके, सो which of the following industry will be classified under sunrise industry prior to 1991? food processing industry, electronic industry, both A and B, and none of the above? So इसका आंसर है electronic industry. Next, now let's move to the next question. इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, यानी कि भारत में आर्थिक सुधार शुरुआत की कब की गई थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था हमारे कंट्री में? यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में कब आया था, चाइना में कब आया था, और पाकिस्तान में कब आया था? तीनों याद कर लीजिएगा, आप लोग के पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके कॉम्परेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इस चैप्टर से आप लोग का ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेट देख लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। हमारे यहाँ IPR कब आया, यानी कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? 1991 में आया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज, यानी कि उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? ग्रेटर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी भूमिका। रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। फ्री इकोनॉमिक विथ नो कंट्रोल, यानी कि मुक्त अर्थव्यवस्था बिना किसी नियंत्रण के, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? उदारीकरण। तो उदारीकरण क्या है? ग्रेटर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी भूमिका है? नहीं। रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर? तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर। बात करें अगर आगे क्वेश्चन नंबर 18 की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधार का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म? सो निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय कोष सुधार तत्व नहीं है? टैक्सेशन रिफॉर्म, यानी कि कराधान सुधार। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, यानी कि सार्वजनिक व्यय सुधार। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज दर में बदलाव। कंट्रोल ऑन पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण में नियंत्रण। तो क्या इसका राजकीय कोष का सुधार का तत्व नहीं है? तो ब्याज दर में बदलाव जो है, यानी कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म, यानी कि फिस्कल रिफॉर्म का क्या पार्ट नहीं है? कौन, यही ना क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ फिस्कल रिफॉर्म? सो चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म, यानी कि ब्याज दर में बदलाव राजकोषीय सुधार का तत्व नहीं है। तो देखिए MCQ टेस्ट इतना आसान होता है। आपके सामने क्वेश्चन भी दिया है, आपके सामने आंसर भी दिया है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको तो बस सही ऑप्शन को पहचानना है। और किससे ज़्यादा क्या है? आपके सामने क्वेश्चन भी दिया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया है, आपको आंसर भी इसी में दिया है। इससे आसान तो टेस्ट में और कोई मानता ही नहीं होगा। आपको थ्योरी में, तब भी थ्योरी पेपर में आपको अपने हिसाब से सोच के लिखना रहता है, आपको वहाँ पे बस क्वेश्चन दिया रहता है। लेकिन MCQ टेस्ट क्या है? MCQ टेस्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, आपके सामने हर एक चीज़ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने भी जो भी दिया है सब आपके सामने है। जो उसमें सही है वो भी आपके सामने है, जो गलत है वो भी आपके सामने है, यानी कि हर एक चीज़ एग्जामिनर आपके सामने उठा के रख दिया है।
नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, कैसे ऑप्शन को सही चूज़ करते हैं। हाँ, और एक चीज़ बात और, कुछ लोग अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ जाएंगे कि नहीं भाई हर बार ऑप्शन बी के बाद डी ही सही होता है, बी बी टिक लगाते चले जाना, अगर ईयर दिया है तो ईयर गलत होगा तो ये ट्रू फॉल्स ऐसे मैच कर देना, टी 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। तो इन सब कुछ प्लान में आप लोग नहीं ना पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो अभी उसको ड्रॉप कर दीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं एग्ज़ाम में। आप लोग जो भी पढ़ के जाइए, ये राम के भरोसे मत जाइए कि हाँ अंधा अंधे आंख बंद करके जहीं भी पेन गिरी वही ऑप्शन सही है, तो ये कुछ नहीं करना है हम लोग को सिलेक्शन पाना है, हम लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है विद गुड रैंक। तो ये राम के भरोसे नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। राम जी तो कृपा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको अपने से जाना है, मेहनत करना है, एंड देन आफ्टर आप लोग पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का नीति का परिणाम नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में शेयरों की बिक्री, और लास्ट में है परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय गवर्नमेंट यानी कि सरकार द्वारा औद्योगिक शेयरों की खरीद। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण नीति का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण की नीति का परिणाम नहीं है। ओह, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो क्या नहीं है इसका, प्राइवेटाइजेशन का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण की नीति का परिणाम नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों का संकुचन, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश, लास्ट है आपका सेकंड लास्ट है सेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में शेयरों की बिक्री, और लास्ट ऑप्शन है आपका परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार द्वारा औद्योगिक शेयरों की खरीद। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय द गवर्नमेंट इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का वित्तीय क्षेत्र का तत्व है। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आप लोग सब इससे जाने होंगे, इस सेबी वाले चैप्टर में बिजनेस स्टडी में पढ़े होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र का तत्व है। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर की सभी चीज़ें जो है वो एलिमेंट हैं किसकी, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। नाउ बैक टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर था गवर्नमेंट बजट। हाँ, गवर्नमेंट बजट में आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर करिए, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर आप लोग खुद करिए। अब मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पे ही रहता है, उसको डायरेक्ट पे करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं ना होता, इनकम टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर हमारी और गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया सेट की है कि आपका अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आप हमको एक टैक्स देंगे। तो डायरेक्ट टैक्स ये होता है जब हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम टैक्स तो पे करते हैं गवर्नमेंट को ही, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप वो टैक्स पे होता जाता है। हम दुकानदार को करेंगे दुकानदार, होलसेलर को होलसेलर, प्रोड्यूसर यूनिट को प्रोड्यूसर, फैक्ट्री को फैक्ट्री, देन गवर्नमेंट को। तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स जब हम डायरेक्ट पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो कौन सा डायरेक्ट हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की रणनीति है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी यानी कि आंशिक रूप से परिवर्तनीयता, रिडक्शन इन टैरिफ यानी कि आंशिक रूप से परिवर्तनीयता, टैरिफ में कमी, इंक्रीज इन इक्विटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश की इक्विटी में वृद्धि, या ऑल ऑफ दीज।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस कंट्रोल वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द व्यू टू, यानी कि भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा नियंत्रण की दृष्टि से लगाया गया था। चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली, यानी कि निजी एकाधिकार के विकास की जांच करना। मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस इन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों पर बड़े औद्योगिक घरानों की पकड़ को काम करना। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, एक बार फिर रीड करते हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन of Indian experience, control were imposed by the government with the view to, यानी कि भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा नियंत्रण की दृष्टि से लगाया गया था। क्या लगाया गया था? चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली, यानी कि निजी एकाधिकार के विकास की जांच करना। मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस इन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द रोल ऑफ आरबीआई इन द इकोनॉमी। ओहो, ये तो रट्टा मार क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में छपा मिलेगा आपको। सीयूईटी में पिछली बार आया था ये क्वेश्चन, सीयूईटी में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। क्वेश्चन देखते ही याद आ गया, और कई इंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुआ, तो ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है इसका, तो एक ही बार में मैं आंसर बता दूं। सो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द रोल ऑफ आरबीआई इन द इकोनॉमी। नई आर्थिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका बदल गई थी। कंट्रोलर टू मैनेजर, यानी कि नियंत्रक से प्रबंधक। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, या रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, यानी कि सूत्रधार के लिए नया नियामक। तो इसका आंसर ये होगा रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। बेसिकली इसमें जो आईपीआर आया था हमारा, नहीं सॉरी आईपीआर की बात कर, जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, एलपीजी, उसमें हमारा जो आरबीआई का रोल था उसको चेंज कर दिया गया था। वो अब रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया था। इससे पहले हमारा जो आरबीआई था वो रेगुलेटर था, लेकिन अब क्या हो गया, वो फैसिलिटेटर हो गया, यानी कि सूत्रधार के लिए नियामक है। हिंदी कुछ समझ नहीं आया मुझे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सो क्वेश्चन नंबर 25 की। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नई आर्थिक नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र सुधार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? एबोलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, यानी कि उत्पादन क्षेत्र का डी आरक्षण। ओके, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म अंडर एनईपी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड। एनईपी के तहत बाहरी क्षेत्र में सुधार शामिल है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, व्यापार नीति में सुधार। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन भी होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मिस टाइप हो गया कई सारा। तो की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द WTO वॉज फाउंडेड द सक्सीसर ऑर्गेनाइजेशन टू। विश्व व्यापार संगठन को उत्तरदायी संगठन की स्थापना की गई थी। तो किससे की गई थी? GATT से की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी शायद, मुझे ईयर में कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली 1990 से 1995 के ड्यूरेशन में हुआ था, जब हमारे यहाँ IPR आ गया था उसके बाद ही हुआ था। सॉरी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आ गया था उसके बाद ही हुआ था। तो WTO किस, जो हमारा GATT था उसका नाम चेंज करके WTO किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। यस, 1992 में किया गया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28। डैश इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। डैश का तात्पर्य सामाजिक हित पर स्वार्थ की सर्वोच्चता से है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं दिया है। सो इसका आंसर क्या होगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन से होगा, यानी कि अपना खुद का इंटरेस्ट हम देख रहे हैं रेदर देन सोशल इंटरेस्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आउटसोर्सिंग इज एन ऑफ शूट टू, यानी कि
आउटसोर्सिंग एक ऑफ शूट है किसका है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स शुरू होगा आगे से। सो डैश इम्प्लाई ऑन अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वाइज अदर करेंसी। अन्य मुद्रा की तुलना में हमारी घरेलू मुद्रा में गिरावट आती है तो इसको क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन कहते हैं, डीवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, नो सॉरी, करेंसी वाला चैप्टर जो था आपका गवर्नमेंट बजट में, उसमें हम लोग पढ़े होंगे। इसमें हमने आपको बताया था डिवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया रखी है उसमें। द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 24 जुलाई 1991। यानी कि भारत में आर्थिक सुधार को कार्यक्रम की शुरुआत 24 जुलाई 1951 से शुरू हुई थी। तो सही बात है, शुरू हुई थी 1991 से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। नोटबंदी वॉज अ मेजर इवेंट ऑफ 2015। यानी कि नोटबंदी कब हुई थी, 2015 में हुई थी, नहीं हुई थी, कब हुई थी? आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे। तो इसको मैं कराऊंगा आगे के मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आएगा आपका। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, नोटबंदी कब हुई थी, जीएसटी कब आया था। ये सब आपके कॉमर्स स्टूडेंट है बीकॉम में, इससे ज़्यादा और क्या ही पूछेगा। जो करंट इवेंट है वहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे। NEP रिप्लेस IQP बाय LPG। सो NEP replace IQP by LPG. So yes, it replace IQP by LPG. Globalization focus more on the free movement of labor and capital in the international market. यानी कि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रम और पूंजी से मुक्त क्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रम और पूंजी मुक्तिकरण क्षण पर आधारित ध्यान केंद्रित करता है। हिंदी आप लोग को जिसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, मुझे हिंदी कुछ समझ नहीं आ रही है इसकी, तो मैं इंग्लिश में रीड करके आपको आंसर करता हूँ। तो ग्लोबलाइजेशन फोकस मोर ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो इसका आंसर है फॉल्स, नो। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014। नो, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2017। सो दिस वॉज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो हियर इट कम्स विथ फॉल्स। Question number 36. Cooperative farm and automatic solution to fragmented and subdivisional of land holding in India. यानी कि भारत में भूमि ज्योति के खंडित और उप विभाजन होने के संचालित समाधान में सहकारी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1961-1962। सो बेसिकली इसका आंसर फॉल्स है। 1961-1962 में नहीं शुरू हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, आप लोग को मैं ये टास्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। जिसका सही होगा मैं उसका आंसर पिन करूँगा ऊपर। ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, वाइट रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, येलो रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगी ना एग्जाम में, और कहाँ से ही आएगा। जो भी आपका 12 चैप्टर की जो बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी में से तो पूछा जाएगा। और कहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है, कहाँ से ही पूछ देगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38। लार्ज स्केल इंडस्ट्री शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग स्थान संबंधी लचीलापन दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन है फॉल्स। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज अबाउंडेंट अवेलेबल इन द कंट्री। यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर देश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, नहीं थी, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। So with a view to promoting equity in the distribution of land, ceiling has been imposed on the holding side। यानी कि ज़मीन के वितरण में इक्विटी को बढ़ावा देने की दृष्टि से जोत के आकार को बचाने का प्रावधान किया गया था नहीं किया गया था, तो नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। सो यहाँ पे आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में कंप्लीट हो गए। इसके बाहर से आपका कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो एग्जामिनर आपसे पूछ देगा।
जो भी ऑप्शंस हैं आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था जीएसटी का, मैंने बताया कि 2014 में नहीं आया था, 2017 में आया था। तो आप 2014 का जो मेजर इवेंट है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ 2014 में क्या क्या हुआ होगा, 2015 में क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसे जब आप चीज़ों को रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जो बाकी ऑप्शंस बचे हैं, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आउटसोर्सिंग इज एन ऑफ शूट टू, यानी कि आउटसोर्सिंग का एक ऑफ शूट है, क्या है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, या नन ऑफ द। तो मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन जो है वो आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है। तो आप ये देखिए ना कि लिबरलाइजेशन और किस, जैसे ग्लोबलाइजेशन का ऑप्शन तो हो गया, अब लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिबरलाइजेशन अगर उसका आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, प्राइवेटाइजेशन उसका आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में क्या चीज़ें हैं, लिबरलाइजेशन में क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, जो बाकी ऑप्शंस बचे आ रहे हैं उनके बारे में आप पढ़िए, उनके बारे में समझिए, उनको देखिए, उनको स्टडी करने की कोशिश करिए, तब ना जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। बाकी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो तय है कि आपसे जो मैंने आपको 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताए, ये 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ कि क्वेश्चन इसी में से आएंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसके बाहर से नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा वो इसके अंदर ही, मैं एक पूरा वाइड रेंज लेके चल रहा हूँ कि नहीं अब इसके बाहर से तो नहीं जा सकता, एक पूरा मैं सर्कल लेके चल रहा हूँ कि नहीं अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से ही आएंगे, इसके अंदर से ही आएंगे। तो आप लोग बाकी चीज़ों को, अंदर जो चीज़ें छूट रही हैं उसको एक्सप्लोर करिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसको सोचने की समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो भी ज्ञान है आपका बस एंट्रेंस तक ही रहेगा, एंट्रेंस निकल गया उसके बाद ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी। आप कोई भी एंट्रेंस कोई भी एग्जाम दे, अगर आपका बीकॉम निकल गया, आप चाहे यूपीएससी दे, चाहे सीजीएल दे, चाहे एसएससी दे, चाहे एमटीएस दे, चाहे कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे, रेलवे एग्जाम दे, कहीं भी आप देंगे ये जो चैप्टर्स हैं आपके हर जगह काम आने वाले हैं। चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, या फिर चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, मनी बैंकिंग की बात की जाए, जीएसटी की बात की जाए, नेशनल इनकम की बात की जाए, तो ये हर जगह आपके ये सारे चैप्टर्स काम आने वाले हैं। सो आप लोग मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। सो एज फॉर नाउ, थैंक यू।